Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Mantra. इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। अपने सुरक्षित भविष्य के साथ साथ वित्तीय स्थिरता के लिए भी एनपीएस पर भरोसा करें। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पुनीत जैन। पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अमित। सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पे, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ अर्जुन। Sensex gains 190 points, Nifty at 22,100, auto realty sector shine, IT sector drags. US stocks clinch another round of record, all three indices stand in the green during trade, and Brent crude oil futures down by 0.35%, traded at $85.48 per barrel. आर्थिक सुर्खियों में सेंसेक्स में 190 अंक की बढ़त, निफ्टी 22,100 के स्तर पर दर्ज, ऑटो रियल्टी क्षेत्र के शेयरों में बढ़त जबकि आईटी शेयरों में गिरावट। अमेरिकी शेयर बाजार में सभी सूचकांकों में बढ़त दर्ज, ब्रेंट क्रूड के वायदा भाव गिरावट से $85.48 के स्तर पर दर्ज हुए। लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में आज घरेलू शेयर सूचकांकों में मजबूती का दौर रहा। सेंसेक्स 72,800 और निफ्टी 22,000 के स्तर से ऊपर दर्ज होने में कामयाब रहा। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.2% की बढ़त से 190 अंक बढ़कर 72,831 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.3% की मजबूती से 84 अंक बढ़कर 22,096 पर बंद हुआ। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.4% और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.1% की बढ़त दर्ज हुई। Key domestic, the Indian benchmark indices ended on a positive note for the third consecutive session today, with the Nifty above 22,000 and Sensex crossing 72,800 mark. Sensex gained by 190 points, 0.2% to close at 72,831. NSE Nifty was also up by 84 points, 0.3% to settle at 22,096. In the broader market at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap index gained 0.38% and the small-cap index jumped 1.06%. In the Sensex pack of 30 companies, shares of 21 companies appreciated while 9 companies declined. Maruti climbed 3.5%, Sun Pharma gained 2.7% and Titan was up by 2.2%. On the other hand, Infosys plunged 2.9%, Wipro declined 2.7% and HCL Tech fell 2.4%. In the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 18 sectors logged gains while 2 fell. Telecom gained 2.2%, Realty rose 1.8% and Auto added 1.5%. On the other side, IT declined 2% while Tech fell 1.4%. The overall market breadth was positive as shares of 2,430 companies gained and 1,375 companies declined. A total of 101 shares remained unchanged. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज ₹83.42 के स्तर पर रहा। डॉलर इंडेक्स 104.4 के स्तर पर दर्ज हुआ। पुनीत, किस तरह से देखते हैं? अगर हम पिछले सप्ताह से और इस सप्ताह की बात करें तो पिछले सप्ताह जहां थोड़ी सी कहीं चुलबुलाहट या कहीं अकुलाहट नजर आ रही थी बाजार में, क्योंकि गिरावट का इतना दौर था, अभी पिछले अगर 3 कारोबारी सत्र को देखें तो बाजार संभलता हुआ और वापस से अपनी तेजी के दौर की डोर थामे हुए नजर आ रहा है, क्योंकि निफ्टी 22,000 से ऊपर हो गया है, वहीं सेंसेक्स भी 73,000 की ओर कदम बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। तो बिल्कुल अमित, आपने सही कहा कि जो बाज़ारों की हालात हैं वो बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड हैं, अनप्रिडिक्टेबल हैं। और यदि इस सप्ताह को देखें, हम जो सप्ताह गया, तो ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड कायम करने वाला सप्ताह रहा, क्योंकि हमने देखा कि गोल्ड की कीमतें नए रिकॉर्ड पर पहुंची इस सप्ताह में। यूएसए में और यूरोप में नए रिकॉर्ड बने स्टॉक मार्केट्स में।
इस प्रकार, और अगर देखें तो बिटकॉइन में बहुत बड़ी गिरावट आई। तो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल वॉलेटाइल मार्केट्स हैं। आसान नहीं है मुझे लगता है इस दौरान कोई भी फाइनेंशियल एसेट्स को देखना, क्योंकि यूएस फेडरल रिजर्व ने भी ये कहा कि हालांकि उन्होंने रिकॉर्ड स्तर पर इंटरेस्ट रेट्स रखे हैं अभी, लेकिन उसके बावजूद यूएस इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है। तो अगर आप देखें तो ये पूरा एक जो हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं ये बहुत ही मैं ये कहूँगा अनप्रिडिक्टेबल दौर से गुजर रही हैं। यस, ये फैक्ट है कि हम जो बाज़ार हैं, पर्टिकुलरली अगर हम भारतीय बाज़ारों की तरफ देखें तो एक नई ऊंचाइयां अब छूने शुरू करी हैं दोबारा से कुछ शेयर्स ने। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमने देखा कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया है, और मुझे ऐसा लगता है यूजुअली जबकि मार्च के महीने में हम प्रॉफिट बुकिंग देखते हैं, गिरावट आती है मार्च के महीने में क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, लेकिन बाज़ारों में बहुत मजबूती रही है और मेरा अनुमान है कि शायद कुछ समय तक और ये मजबूती बनी रहेगी। क्या माना जाए कि जो मार्च के बाद अप्रैल में हम चौथी तिमाही की कंपनियों के नतीजे देखेंगे, क्या वहाँ से कोई स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि वहाँ कंपनी जगत का प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रहा है, और जिसके कुछ पूर्वानुमान भी थे कि कंपनी जगत का प्रदर्शन 3 तिमाहियों में सबसे बेहतर चौथी तिमाही में रहने का अनुमान है? क्योंकि मुद्रास्फीति का अगर देखें तो मुद्रास्फीति के सेक्टर पे भी कोई बहुत बड़ी चिंताएं नहीं बची हैं, और अगर करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें वहाँ पे भी राहत भरी ही खबरें हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव मूड बना रही हैं। एक चीज़ और, क्योंकि एक आम चुनाव की भी घोषणा हो चुकी है, इसका भी कुछ सकारात्मक या कुछ असर थोड़ा बहुत ही सही बट बाजारों पे तो पड़ता ही है। डेफिनेटली देखिए, चुनावों की जब घोषणा होती है उसके बाद एक कॉन्फिडेंस रहता है जो इन्वेस्टर्स हैं या जो आम नागरिक है कि कुछ स्टेबिलिटी या कुछ और एक पॉजिटिव आउटकम की तरफ अगर बाजार का रुझान रहता है तो उसका एक मुझे लगता है पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर आता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर हम जो आंकड़े देखें, जैसे एडवांस टैक्स की अगर हम फिगर्स देखें जो कॉर्पोरेट टैक्स ने जमा कराई हैं, वो एडवांस टैक्स फिगर्स बहुत अच्छी हैं, करीब करीब 20% उसके अंदर ग्रोथ है। तो अगर उसको हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो ये बात साफ है कि जो फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स आने वाले हैं नेक्स्ट अप्रैल के फर्स्ट वीक से शुरू होंगे, वो उसके आने की काफ़ी अच्छी उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर यदि हम इन्फ्लेशन डेटा मतलब मैक्रो नंबर्स देखें और साथ में जो कॉर्पोरेट जगत के जो नतीजे हैं उसको देखें, जो डिमांड है, जो टर्नओवर्स लग रही हैं, मुझे लगता है कि ओवरऑल एक पॉजिटिव माहौल है एंड उसी शायद उम्मीद पर मार्केट्स आगे बढ़ रही हैं। Puneet, technical analysis, if you look at today's equity buying and selling, FIIs were the net sellers, in fact, 3,300 crores. And on the flip side, DIIs were the net buyers to the tune of 3,764 crore rupees. So one is benefiting from the other's sell position or buy position, of course. But just looking at the FII interest in our markets right now, even though they are sellers in the market has remained stable. There's also in the background of what the US did during COVID, direct benefit transfers of more than $3 trillion into the US economy, which has found its way into the emerging markets like India as well. So we have seen overvaluation. But do you see the markets correcting at all? What does the FNO market tell you as short term, medium term, long term? Because there are a lot of retail investors right now who are invested in the small cap and the mid cap fund. So what would you advise them? How do you see them moving ahead? So Arjun, couple of points to keep in mind really. One thing is, if you look at, it's like when you read out the performance of the market today, it appears that the market went up, but the truth is that the Nifty opened with a minus more than 100 points in the morning, and then there was a lot of volatility through the day, and this has been the trend for past many days that markets they don't move in a secular direction. There has been a lot of extreme amount of volatility in the markets, and I think going forward this volatility will be maintained. So for a normal small investor to deal with these markets, it's not easy. You mentioned the fact that a lot of investors are in the small caps and mid cap stocks. If you look at the small cap and mid cap space, while there has been some rebound in last few days, the truth is that all these stocks are almost 25 to 30% below their recent highs that were reached. So it's not as if that the small investor is making a lot of money by investing in mid caps. So while if you look at the headline numbers, the picture looks very rosy. The truth is that the internals of the market are not that comfortable. So I would again say that investors should consider taking some money off the table. They should play safe in this market. These markets are very volatile, very unpredictable, and
And you asked me when there will be if there would be a correction. I would say definitely there's going to be a correction. When that correction will happen, I mean, will that happen next week or next month or after 3 months, 6 months? I don't know. But clearly, in my long experience of these markets, a correction is inevitable, and we will see a very sharp fall. I do not know when. It may be 6 months down the line, maybe 3 months down the line. चर्चा के दौर को जारी रखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले लेते हैं कमर्शियल ब्रेक. जीवन में स्थिरता के साथ साथ एनपीएस आपको आर्थिक आजादी भी देता है. 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है. किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं. सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है. कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है. पुनीत, आपने 2-3 चीज़ों का जिक्र किया कि हमारे जो कॉर्पोरेट टैक्स हैं उसमें बहुत अच्छा कलेक्शन है, जीएसटी का कलेक्शन बहुत अच्छा है. हालांकि बाज़ार में कुछ उतार चढ़ाव, मतलब वॉलेटिलिटी काफ़ी है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम पिछले सप्ताह से कंपेयर करें तो जहाँ पे काफ़ी गिरावट थी, क्या ऐसे अवसरों को हमें का ध्यान रखना चाहिए और ऐसे में थोड़ा थोड़ा कर ही सही, जिस तरह से आपने कहा कि थोड़ा थोड़ा कर ही सही, बट निरंतर निवेश बनाए रखना चाहिए और निवेश में बने रहना चाहिए, या हम ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पे अभी भी आपको लगता है कि यहां पे बेहतर संभावनाएं हो सकती हैं? तो अमित, देखिए, जब मुझसे कोई ये राय मांगता है कि क्या हमें निवेश करना चाहिए, तो मैं ये कहता हूँ कि देखिए, निवेश करना एक पर्सनल बहुत सारे पर्सनल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल, जो आपने कहा कि भाई आप रेगुलर निवेश कीजिए और उसको लंबे अरसे तक ये सोच के कीजिए कि मैं लंबे अरसे के लिए कर रहा हूँ. यदि मैंने निवेश किया और वहाँ से 10-20% शेयर घट जाता है और मैं घबरा जाता हूँ कि भाई शॉर्ट टर्म में क्विक मनी कमाना चाहता हूँ. शॉर्ट पॉइंट ये है कि जो भी निवेशक क्विक मनी कमाने की आशा रखते हैं, मुझे लगता है उनको निराशा होने वाली है. ये मार्केट्स इतने आसानी से कमाई शॉर्ट टर्म में नहीं करने देंगी. लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो अच्छी कंपनियों में निवेश कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं, या जैसा आपने कहा कि एसआईपी एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मुझे लगता है कि वहाँ पर चिंताएं कम है, वहाँ पर आप निवेश बरकरार रख सकते हैं. लेकिन एक आम राय बन गई है कि बहुत क्विक पैसा बना सकते हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और बहुत छोटे अरसे में बड़ा पैसा कमा सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं. मुझे लगता है कि वो मैं अभी डिस्कस करना चाहूँगा. So you're saying flipping is something that should be avoided for our listeners who are also investors in the market. They're also looking at the time value of money, because we're dealing with valuation here. Stock markets are overvalued, one can say, but they're still dealing with the time value of money. So how do they understand what is short term, what is long term, the benefits of it? Because it's very difficult to reach out in order for small investors not to make a loss. Absolutely, and it is almost like a full-time vocation. It's not something that you can do on the side, and a lot of people think that they can make money on the side by just devoting a few minutes or picking up some gossip from some people. My belief is that if one does not have the time or the expertise to deal with it, then mutual funds, you can go through the mutual fund route, and even in mutual funds one should go through the SIP route. Secondly, one can avoid risky bets like mid caps and small caps, where we do not understand what are the fundamentals of a company. So I think investors should first start with low risk options, spend some time in the market, and once you seen Blue the market, chips and listed companies. Blue chips are a good option, because at least they present you low risk, and you'll be surprised. I mean, there are companies in the blue chip space which are really quoting at low prices even today. And look at FMCG stocks; they have not been doing too well, and some of those are very marquee names in the. So there are always companies which are doing better, which are not doing well. So investors can do that. They can choose themselves, or they can go to the to mutual funds. They can try it and put their money there. Be in the market, but I think be patient in the market. Point is that people, the investors, most investors fall prey to this temptation to make quick money. I think that is where the danger lies. पुनीत, एक चीज़ और मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा कि अभी जो बाज़ार है, और चूंकि हम आम चुनाव की घोषणा भारत में हो चुकी है, आम चुनाव का एक लंबा दौर चलेगा, हमें जून तक, मतलब तकरीबन अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही के जो पहले 2 महत्वपूर्ण महीने हैं वो हम चुनावों के दौर से गुजरेंगे. ऐसी स्थिति में चूंकि आमतौर पे सारी जो नीतियां हैं वो इसी तरीके से आगे चलती रहेंगी, हमें क्या मानना चाहिए कि बाजार किस तरह से मूव करेगा? क्या बाजार कुछ सतर्कता के मोड में रहेगा, या बाजार
चुनाव के रुख को भांपते हुए अपनी रफ्तार तय करेगा, या आपके एक नज़रिए में बाजार की किस तरह से मूड रहने की संभावना है कि कभी ऊंचा कभी नीचा? और ऐसे दौर में क्या हम अपनी छोटी छोटी संभावनाएं, जिस तरह से आपने कहा कि कुछ कंपनियों के शेयर अभी भी बहुत अच्छे लिक्विडिटी प्राइस पे मौजूद हैं, इस तरह के निवेश को हमको बरकरार में रहना पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है कि जो शॉर्ट टर्म नेक्स्ट 2 या 3 महीने तक डेफिनेटली जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, पॉलिटिकल मूड है देश का, वो उसको प्रभावित करेगा बाज़ारों को, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो मार्केट है वो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन वो रहेगी, एक स्टेबिलिटी रहेगी पॉलिटिक्स में, तो बाजार में उसको लेके बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है। नॉर्मली अगर आप देखें तो इलेक्शन से पहले चिंता होती है कि नई सरकार आएगी तो क्या होगा, नीतियाँ क्या होंगी। लेकिन इस वक्त जो बाज़ारों को उम्मीद है, जो आंकड़े सामने हैं बाज़ार के, उनको लगता है कि ये जो बाज़ार में जो गवर्नमेंट है और वो एक स्टेबल गवर्नमेंट है और उसके आगे नीतियाँ उसकी चलती रहेंगी। दूसरा, अगर आप देखें तो गवर्नमेंट भी जो प्लान बना रही है, इकोनॉमिक प्लान, हमने देखा कि वो गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म प्लान नहीं बना रही है, गवर्नमेंट बना रही है प्लान नेक्स्ट 5 ईयर्स का या 10 ईयर्स का। तो वहाँ भी एक कॉन्फिडेंस हमें लगता है। तो बाज़ारों में डेफिनेटली पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस होगा, लेकिन फॉर्चुनेटली वो मुझे लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेंगे और वो एक उम्मीद बनेगी कि भाई एक फाइनल नतीजा आएगा, तो उसका जो आउटकम होता है वो डेफिनेटली पॉजिटिव। तो बाजार को अभी जो ड्राइव करने वाले फैक्टर्स हैं आपके हिसाब से, इसके अलावा कौन कौन से होंगे अगर हम चुनाव को एक साइड कर दे तो? देखिए, इस वक्त जो सबसे बड़ा मुझे लगता है फैक्टर रहेगा, एक तो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स जो आएंगे फोर्थ क्वार्टर के। दूसरा मुझे लगता है कि जो इंटरनेशनल मार्केट्स में जो डेवलपमेंट होंगी अगले 3 महीने में, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स को लेकर, जो ग्लोबल ग्रोथ को लेकर जो भी डेवलपमेंट्स होंगे। देखिए, ये जो वर्ष है ये बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष है दुनिया की पॉलिटिक्स के लिए। आपको मालूम है करीब 50% पॉपुलेशन जो है दुनिया की, वो अपने अपने देशों में इस साल इलेक्शंस को करेगी। अमेरिका का जो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की नंबर 1, वहाँ इलेक्शंस हैं, इंडिया में इलेक्शंस हैं, काफ़ी बड़ी दूसरे बड़े देशों में इलेक्शंस हैं। तो मुझे लगता है पूरा साल जो है वो एक पॉलिटिक्स से चुनावी वर्ष रहने वाला है। Let's now move on to the Asian and the European markets after discussing Sensex and Nifty. नजर डाल लेते हैं एशिया शेयर बाजार पे। एशिया बाजारों में आमतौर पर मंदी का रुख रहा। हांगकांग का हैंगसेंग 2.2%, चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.9%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.2% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक मामूली गिरावट से बंद हुआ। हालांकि जापान का निक्केई मामूली बढ़त बनाने में कामयाब रहा। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में मिला जुला दौर रहा। लंदन, जर्मनी और फ्रांस के शेयर सूचकांक सत्र के दौरान 0.8% तक की बढ़त के दायरे में कारोबार करते नजर आए। Puneet, the Bank of Japan has raised the repo rate or the discount rate by 10 basis points. And that is seen as monumental as far as the Asian markets are concerned. I'm trying to understand whether the fiscal stimulus is still on or not, because 10 basis points, when it was minus 10, it has minus 0.10. Now it is from 0 to plus 0.10. Isn't the stimulus still on for the markets to really boom? They can borrow more, they can still invest in these assets. So when you mention 10 basis points, it sounds very small, but the truth is, you mentioned yourself that from negative interest rates, it has moved to positive interest rates. And this negative interest rates came into existence in 2016. So last 8 years in the international financial arena, we had one large economy like Japan pumping money into the market. I mean, imagine that here is somebody who's willing to lend you money and also give you interest to you for borrowing money from me. So here the lenders were also giving money to the borrowers, not only giving principal amount but also paying them some interest. So I think it's a big move. And also the Bank of Japan said that they will no longer control the yield curve in Japan, which means that Japanese economy is now definitely moving towards higher interest rates. It may be 10 basis points today, but I'm sure over a period of time it will move higher, and that will make a big difference to liquidity and stimulus in the economy. And before we head for the next break, just for the benefit of our listeners, both Japan and the US are now in a technical recession, which means 2 consecutive quarters have been negative. Again, in basis points only in terms of percentage. What is the significance of that? Yet their stock market has gone up. It has not come down
So usually when there is a recession, the markets react very violently to it and they take a very negative view of it. However, again, in the kind of world we are in today, the recession in not only in Japan, in certain European countries, also in Germany. Germany went through technical recession, but the markets so far haven't reacted negatively to it, and they're expecting the economies to do well in the coming year. We're heading for a short break, so please stay tuned on Market Mantra. मानसिक शांति के साथ साथ एनपीएस जीवन में संतुष्टि भी लाता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। Welcome back to Market Mantra. We're discussing about market performance with our expert Puneet Jain. Puneet, once again, a warm welcome to you on the program. We're discussing about the Asian and the European markets in our story. You mentioned about the technical recession in the UK and Japan. What about the currency, the yen and the pound sterling in terms of the negotiability in the international market? They're still strong. So, you know that Japanese yen has been a very weak currency vis-a-vis the US dollar, in fact, and the dollar was doing very well. In that basket of currencies. In that basket of currencies. But if you look at the dollar index, which is against the, weighed against the 6 major currencies, then US dollar has been outperforming practically every other currency. And one of the reasons was that in Japan, of course, the interest rates were very low. In fact, they were negative, and therefore the currency was doing badly. But I think with the fact that the Bank of Japan is now reconciled to moving towards a positive rate of interest, I think the Japanese yen will recover. So it's a pretty strong currency, of course. It's one of the most significant economies in the world. So Japanese yen continues to be a strong currency. The British pound continues to be pretty strong. But I think going forward, if US reduces interest rates, which is expected towards the end of the year, the dollar will weaken, gold prices will go higher, and currencies like yen and pound and euro, I think they will gain further. So conventional wisdom states that if the interest rates are high, then the currency valuation goes up, and the reverse is true. But it's not necessarily so in the markets right now. So we are still looking for some reversion to the mean kind of a situation for currencies. Well, let's have a look at the US markets that we're talking about. US stocks clinched another round of records on Thursday as Reddit breathed new life into the IPO market, and investors looked forward to Fed Reserve's rate cuts later this year. The Dow Jones Industrial Average gained 0.1%, the S&P 500 jumped 0.3%, and the Nasdaq Composite Index was up by 0.2%. Dow Jones went up by 270 points. It's been a bullish market across the Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 as well. So, do you expect the Fed Reserve to cut the discount rate, which is also the repo rate? I believe it's at above 5%, 5.5% right now. Do you expect them to cut it? Because the inflation is at 3.5%. So ideally, they should be cutting interest rates, but they are not satisfied with the inflation rate. So US markets, of course, continue to defy gravity. And what we see is that the Fed is now indicating that they will cut interest rates thrice in this year. So which means by 75 basis points in the current year and another 75 basis points next year. Earlier expectations was that they will cut interest rates by 2%, 1% this year and 1% next year. So to that extent, I think the US Fed has reduced its projections of an interest rate cut, and yet we've seen the markets do much better. I think it is a strength of the US economy, which is doing extremely well, way beyond any expectations, which is giving that headspace to the Fed to maintain higher interest rates without compromising economic growth. So you have both the bond market and the equity market booming in the US at the same time. Absolutely, and not just that, even gold. So you have the risk-free and risk assets, everything going up, which is very unusual. Well, let's have a look at the crude oil market now. Oil prices sank in early Asian trading on Friday on the possibility of a nearing Gaza ceasefire, which could loosen global supply. At the same time, a stronger US dollar and faltering gasoline dampened demand sentiment. Brent crude oil futures was down 0.35% and traded at $85.48 a barrel, whereas WTI lost 0.32% and traded at $80.81 per barrel. The Middle East conflict is being seen as a factor behind rising oil prices, but I'm sure there are other factors as well that is going into the oil markets right now. India has become a leading consumer
of global crude oil along with China. So, how do you see oil prices moving right now once a ceasefire actually occurs? So one important thing to note about oil market is the fact that there was such a huge conflict in the Middle East, and the oil prices did not really shoot up because conventional wisdom again was that even a hint of a conflict in Middle East would usually send oil prices sky high. But this time we had a full-fledged war going on there, and prices barely moved. So clearly, I think oil markets are getting delinked from political situation. That's one. Secondly, China itself, while it continues to be a large consumer, the truth is that China is shifting towards EVs and therefore less consumption. So my guess is that oil markets are now stabilizing and getting delinked from this volatile situation in the Middle East. And going forward, I think oil prices will continue to be in a very narrow range. I don't expect a very sharp spike or a fall in oil markets. Plus, bilateral trade agreements also allow for private dealings of the supply of oil. So that's another side as far as global crude oil prices are concerned. There are many suppliers. Like India was able to diversify its sources of oil and buy large quantities from Russia. I think which also created a whole new dynamics in the oil market. नजर डाल लेते हैं सरफा बाजार पे। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर के वायदा कारोबार में सोना 249 रुपए के नुकसान से 65,942 रुपए प्रति ग्राम के स्तर पर रहा। चांदी भी 307 रुपए की गिरावट से 74,774 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। वैश्विक बाजार में सोना गिरावट से $2,189.10 प्रति औंस और चांदी $24.75 प्रति औंस के स्तर पर दर्ज हुई। पुनीत, ये जो सोने और चांदी में जो भारतीयों की एक स्वाभाविक ललक होती थी या चाहत होती थी, अब अगर हम बात करें तकरीबन $2,200, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तकरीबन $2,200 प्रति औंस। सोने की वो जो चमक, जो हम अगर बात करूं तो $1,900 से $2,200 के बीच, यहाँ पे कितनी चमक और बाकी नजर आती है? क्योंकि घरेलू बाजार में अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 66,000 रुपए के से ऊपर ही चल रहा है अगर हम बात करें। बिल्कुल अमित, तो रिकॉर्ड स्तर पे सोना है और भारतीयों को जैसे सोने की काफ़ी मैं कहूँगा कि काफ़ी महत्ता है और काफ़ी हम सोने में खरीदने में हम बिल्कुल भी वो नहीं करते, कमज़ोरी नहीं करते। अगर हम उसके टेक्निकल और फंडामेंटल फैक्टर्स देखें, जैसे चाइना में जिस प्रकार से बहुत बड़े पैमाने पे चाइना ने गोल्ड इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है और जिसकी वजह से जो हमने रिसेंट स्पाइक देखा वो उसका मुख्य कारण चाइना की बाइंग थी। भारत में बाइंग चल रही है। कुछ हद तक डॉलर की जो कमज़ोरी है एक्सपेक्टेड है इंटरेस्ट रेट कट के सामने, वहाँ पर हम देखते हैं कि गोल्ड को सपोर्ट मिलती है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बाइंग होती है। तो कुल मिलाकर जो फैक्टर्स हैं वो गोल्ड के फेवर में है। अब मुझे लगता है कि सोना जो है वो और ऊंचा स्तर छुएगा और $2,200 का जो स्तर क्रॉस हुआ है उसमें और काफ़ी अभी स्कोप है। हालांकि आप आमतौर पे कहते हैं कि इसका अनुमान लगाना या अनुमान की कुछ फिगर्स देना बड़ा मुश्किल है। इसका सारे फैक्टर्स जो हैं वो गोल्ड की एक पॉजिटिव सेंटिमेंट की तरफ काफ़ी पॉजिटिव है जी। और चांदी भी इससे कदम से कदम मिलाती हुई कहीं ना कहीं चल रही, तो कि वो भी $25 के आसपास आती हुई नजर आ रही है। नहीं देखिए, बिल्कुल खैर देखिए, हालांकि सोने और चांदी में पहले चांदी में हमने काफ़ी तेज़ी देखी थी, लेकिन अब गोल्ड जो है उसमें काफ़ी कैचअप किया है और मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो गोल्ड में ज़्यादा आ रही है। पर्टिकुलरली मैं अगेन अंडरलाइन करना चाहूँगा, जिसको लोग अंडरस्टेट कर रहे हैं, वो है गोल्ड की जो बाइंग है चाइना की तरफ। जी पुनीत, कार्यक्रम में शामिल होने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए धन्यवाद। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर। Closing headlines. Sensex gains 190 points. Nifty at 22,100. Auto, realty sector shine. IT sector drags. US stocks clinch another round of record valuations. All three indices stand in the green during trade. And Brent crude oil futures down by 0.35%. Traded at $85.48 a barrel. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. वित्तीय सुरक्षा के साथ साथ एनपीएस गर्व का अनुभव भी देता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। Market Mantra.